अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने मेंटली और फिजिकली किस तरह तैयार होकर जाना है, आंसर शीट्स और बबल शीट्स किस तरह की होती है, उनको किस तरह सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं करने और टाइम को किस तरह मैनेज करना है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैं आपके आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी कम हो जाएगी इंशाल्लाह। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होने वाली है जो फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर देने वाले हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह सॉल्व करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली बात ये कि आपने मेंटली किस तरह तैयार होना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तकरीबन 30 से 15 दिन पहले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बदहवास से होते हैं, वो समझते हैं बोर्ड का एग्जाम्स पता नहीं क्या है, कोई क़यामत टाइप चीज़ है कि हम वहाँ जाएंगे और हमें सब कुछ भूल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल चिल माहौल होना है, आपके सामने चाय कॉफ़ी पेश की जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन बोर्ड के पेपर में वही सारी चीज़ें आनी है जो आपके बुक्स में है, जिसकी आप 10 से 12 दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं। तो पहले अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेके आए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैंने स्कूल के पेपर सॉल्व किए हैं, कॉलेज के एग्जाम्स किए हैं। अगर आपकी तैयारी फिर भी नहीं है तो फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई तूफान नहीं है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, मेंटली तो आपने तैयार होना ही है, लेकिन उसके बाद फिजिकली किस तरह तैयार होना है उस हवाले से भी मैं जो चीज़ें गाइड करूंगी। टिप्स फॉलो करने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। सबसे पहले आपने खुद को रिलैक्स फील करना है। उसके बाद अगर आपके सेंटर में आपकी बेस्ट फ्रेंड्स या आपकी फ्रेंड्स का रोल नंबर नहीं आया तो आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना। मैंने 5, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। बहुत ही कम ऐसा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ हो, बल्कि कोई भी ऐसा सीन नहीं था। जहाँ मेरा सेंटर होता वहाँ पे दूर दूर तक मेरी स्कूल की बच्ची भी नहीं होती थी, तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती। तो आपने पहले परेशान नहीं होना। वहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड का आ गया तो गनीमत है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मेरी सारी दोस्तें एक साथ होती थी और मैं अलहदा दूसरे सेंटर में होती। तो आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना। वहाँ जाके आप दोस्तियाँ बेशक कर लें सेंटर में जाके, लेकिन अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड का रोल नंबर आपके साथ नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि आपने अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपने रोल नंबर स्लिप्स की एक ओरिजिनल कॉपी और एक फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, समटाइम्स वो आपसे ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप ले लेते हैं, समटाइम्स नहीं भी लेते, लेकिन आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए और फोटो कॉपी भी। रोल नंबर स्लिप हो गई। दूसरा, आपके ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगी आपके पास ये वाला मार्कर भी होना चाहिए, ये वाला मार्कर भी होना चाहिए। ये मैं आपको बिल्कुल गलत गाइड करूँगी अगर मैं ये बात करूँगी। आपने वो वाले मार्कर्स लेके जाने हैं जिनसे आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। लाइक अगर आप 605 कट मार्कर लेके जा रही हैं तो आपको कट मार्कर से लिखना आना चाहिए। अगर आप 604 कट मार्कर लेके जा रहे हैं तो आपको उससे लिखना आना चाहिए। यानी कि जिससे आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिन मार्कर्स को आप यूज़ कर चुके हैं, जिनसे आपको लिखना आता है, आपने वही मार्कर्स लेके जाने हैं। अगर आपने कभी ज़िंदगी में 605 कट मार्कर से नहीं लिखा तो एग्ज़ाम्स में वो मार्कर नहीं लेके जाना। ये ना हो पहली दफ़ा लिख रहे हो, आपको लिखना भी ना आ रहा हो। उसके बाद पेन की बात करते हैं। पेन का काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, अच्छा मेरी लाइट का ना कुछ इशू है, रिंग लाइट मेरी ख़राब हो गई है, अचानक बंद हो गई है। तो आपने उसको इग्नोर करना है, लाइट को आप ना देखें बार बार, शायद उसका कोई इशू आ रहा है। आपने पेन बहादुर कंपनी का लेके जाना है। अब पेन की आप सुन लें, पेन कौन से होने चाहिए, बहादुर, डॉलर या पियानो, और इंक डॉलर, पियानो या पेलिकॉन की। ठीक है, आपने वो पेन लेके जाना है जिससे कम से कम आप 1 महीना प्रैक्टिस कर चुके हो। कभी भी आपने नया पेन बोर्ड के पेपर में नहीं लेके जाना। और जो कंपनी मैंने आपको पेन की बताई है उनमें से आप कोई भी पेन ले सकते हैं। अगर आपको ये कंपनी नहीं पसंद, आपके पास इससे अच्छी कंपनी का या इससे अच्छा पेन है तो आप बेशक यूज़ करें। कभी भी बोर्ड के पेपर में नया पेन नहीं लेके जाना। वो पेन लेके जाना है जिससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हो, जो आपके हाथ में चला हो। 2 पेन आपके पास इनफ है। इंक आप घर से फिल करके जाएं, लेकिन एहतियाती तौर पर अपने साथ भी ले जाएं। उसके बाद लेड पेंसिल आपने कभी भी नहीं लेके जानी, सिवाय मैथ के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेड पेंसिल और रिमूवर वो आपसे ले लेते हैं, आपने कभी भी दोनों चीज़ें नहीं लेके जानी। चेकिंग प्रॉपर होती है। ज्योमेट्री आपके पास ये वाली होनी चाहिए, ये वाली ज्योमेट्री, इसका तो मैंने नाश मार दी है। ये वाली ज्योमेट्री आपके पास होनी चाहिए। वो जो कपड़े वाली होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद मैं लेड पेंसिल का बता रही थी। मैथ के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हम लेड पेंसिल से सॉल्व करते हैं। बाकी जितनी भी डायग्राम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पेन, पॉइंटर या मार्कर है। लेड पेंसिल आप सिर्फ मैथ के पेपर में लेके जाएंगे, कम से कम 2 से 3 लेड पेंसिल्स हों। बाकी डायग्राम्स किस तरह बनाते हैं, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं, उसकी डिटेल से वीडियो मौजूद है, मैं लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से देख लें। उसके बाद आपके पास अगर आप ब्लैक कलर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्लैक मार्कर लेके जाएं या ना लेके जाएं। प्यारे बच्चों, अगर आपके बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है तो आप लेके जाएं, अदरवाइज आपने ब्लैक इंक नहीं यूज़ करनी। आंसर शीट के फ्रंट में लिखा होता है कि कौन कौन सी इंक्स अलाउ हैं। गुजरांवाला बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ था, मैंने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब में यूज़ किया था। आप अपने किसी टीचर से पूछ लें, गवर्नमेंट के किसी टीचर से जो चेकर या एग्जामिनर हो, उनसे पूछेंगे ब्लैक इंक अलाउ है कि नहीं। उसके बाद आपके पास 2 स्केल, एक लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें आपके पास काफ़ी हैं। मार्कर्स भी बता दिए। अब चलते हैं जी, बोर्ड के पेपर में आपने कितनी देर पहले एग्जामिनेशन हॉल में या सेंटर में मौजूद होना है। ये जो बातें मैं अब आपको बताने लगी हूँ ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। ये अपने दिमागों में आप बिठा लें और आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप लोगों ने अपने घर से पेपर से 1 घंटे पहले, मैं कहने लगी थी 1 हफ्ते पहले, 1 घंटे पहले घर से निकल जाना है लाजमी। आप अपने सेंटर में 1 घंटे पहले मौजूद होंगे। अब उसमें से फर्स्ट 30 मिनट्स में आपने नहीं पढ़ना। कुछ टीचर्स कहते हैं कि पेपर से 1 घंटे पहले आपने बुक को नहीं खोलना, जो आया होता है वो भी भूल जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं 1 घंटे पहले जो चीज़ देखती हूँ वही एग्ज़ाम में आ जाती है और वो मुझे भूलती ही नहीं है, मेरा मानना ये है। लेकिन आपने अपनी मेंटालिटी को देखना है। अगर आपको चीज़ें भूल रही हैं तो आप बेशक बुक ना खोलें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं उस टाइम पढ़ती हूँ वही पेपर में आ रहा है या वो मुझे नहीं भूलता, तो बेशक आप पढ़ लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट 30 मिनट्स आप सेंटर में इधर उधर फिर लें या बुक को पढ़ लें, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप देखिए आपका रोल नंबर कहाँ पे है, आपकी कौन कौन सी फ्रेंड्स आपके साथ हैं, वो फर्स्ट 30 मिनट्स वहाँ पे होंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स में रोल नंबर स्लिप्स लग जाती हैं पेपर से आधे घंटे पहले, या समटाइम्स 10 मिनट्स पहले या 20 मिनट्स पहले रोल नंबर स्लिप्स लग जाती हैं। जैसे ही रोल नंबर स्लिप लगेगी आपने फ़ौरन क्लास में भाग के अपनी सीट पे बैठ जाना है। आपने वेट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। पेपर से तकरीबन जैसे ही रोल नंबर स्लिप लगेंगी 10, 15 या 30 मिनट पहले आप अपनी सीट पे मौजूद हों। अब इसकी रीज़न क्या है? प्यारे बच्चों, मैं हमेशा, मेरी ये रूटीन है, मेरा टेस्ट, क्लास टेस्ट हो, कॉलेज में टेस्ट हो, बोर्ड का पेपर हो, मैंने हमेशा आधे घंटे पहले क्लास में मौजूद होना था। इसकी रीज़न क्या है कि अगर आप पेपर से 5 मिनट पहले पहुंच रही हैं, आप अभी बैठेंगे, अपने आप को सेट करेंगे, आप ज़रा परेशान होंगे, बुखलाए होंगे, एकदम से पेपर आपके सामने आया होगा और वो ऊपर का दिमाग ऊपर, नीचे का दिमाग नीचे रह जाएगा। आपने इस तरह नहीं करना। 30 मिनट्स बिफोर 30 मिनट्स आप मौजूद हो, इर्द गिर्द का जायज़ा लें। चलिए टीचर को देख लें, स्टूडेंट्स को देख लें, कौन कौन आपके साथ आके बैठ रहा है, कोई आपके जानने वाला या कोई है, कोई सलाम दुआ आप कर लें। आपने 30 मिनट्स बिफोर आपने एग्ज़ाम के बैठ जाना है। ये बहुत ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रही हूँ। इससे उस टाइम आप दुआएं शायद पढ़ लें, अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि जो पेपर आने वाला है मुझे उसकी समझ हो और मैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकूँ। तो आधे घंटे पहले आप क्लास में बैठ गई हैं, दुआएं शायद पढ़ ली हैं। अब आधा घंटा गुजर चुका है। अब आपको चेकर जो है, एग्जामिनर है, वो आपको आंसर शीट ला के देगा। अब आंसर शीट्स किस तरह की होती हैं मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। आज इंशाल्लाह आंसर शीट आ जाएंगी, उनकी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। वो अगर मैं उसका इंतज़ार करने बैठ जाती ना तो ये वाली वीडियो भी डिले हो जाती। फिर मैंने सोचा स्टूडेंट्स का इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, पहले ही मैं डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं लगा रही। तो आंसर शीट में जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, मुझे सही याद नहीं आ रहा कि पहले आंसर शीट मिलती है कि MCQs वाला पेपर मिलता है, तो मैं अपने से बता देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले MCQs वाला पेपर मिलता है, उसको आपने किस तरह पकड़ के सॉल्व करना है। MCQs का आपको पेपर मिले, आपने उसके ऊपर कोई निशान नहीं लगाना, कोई नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने उस पर अपना रोल नंबर लिखना है नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6, वैसे ही हो नहीं सकता, तो आपने वो वाला सिर्फ रोल नंबर लिख देना है, अपना नाम भी नहीं लिखना। वो पेपर आपका कैंसिल कर देते हैं। ना ही आपने MCQs के निशान उस पर लगाने हैं, बिल्कुल भी नहीं लगाने। वो आपको बबल शीट देंगे, उसमें आपने MCQs फिल करने हैं। MCQs के पेपर में आपने कोई निशान नहीं लगाना।
अब एक इम्पोर्टेंट बात सुने, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब वहाँ से एमसीक्यूज़ के पेपर को देख के बबल शीट को फिल करते हैं, बार बार इधर उधर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो एमसीक्यूज़ को फिल करते हुए उनके 2-3 एमसीक्यूज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ वाले पेपर में छोटे छोटे डॉट्स लगा देने हैं। लाइक अगर ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी के साथ आपने छोटा सा एक डॉट लगा देना है। वो डॉट इतना छोटा होना चाहिए कि या तो आपकी आंख को नजर आए या फिर माइक्रोस्कोप को नजर आए, चेकर को या एग्जामिनर को वो डॉट नज़र ना आए। अगर उसने आपको ये हरकत करते हुए देख लिया तो आपको डांट पड़ जाएगी, या हो सकता है वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमने कोई भी रिस्क नहीं लेना। हमने एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस हैं उन पे छोटे छोटे डॉट लगा के फिर वहाँ से देख के बबल शीट को फिल करना है। लाइक यहाँ पे ऑप्शन बी है, वहाँ से देखा बबल शीट को फिल कर लिया। इस तरह आपने सारे बबल्स सॉल्व करने हैं। फिर क्या होगा, चेकर एग्जामिनर जो है वो आपसे एमसीक्यूज़ का पेपर ले जाएगा, बबल शीट आपके पास होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया है, जो बबल शीट होती है वो आंसर शीट के साथ अटैच होती है। तो जहाँ तक मुझे याद है वो बबल शीट को वहाँ से उतार के ले जाते हैं, यानी कि आंसर शीट से वो अलहदा कर लेते हैं, आंसर शीट आपके पास रह जाती है और बबल शीट उतार देते हैं। अच्छा, जो बबल शीट होती है ना वो आंसर शीट के साथ अटैच होती है, जिसमें आपने सब्जेक्टिव सॉल्व करनी होती है। अब अगर आपका एमसीक्यूज़ का पेपर 2 से 3 मिनट पहले ख़त्म हो जाता है तो आपने मुंह उठा के बैठे नहीं रहना, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत आसान होते हैं। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की हो तो आपको पता होगा। आपने फटाफट आंसर शीट को पकड़ा, मार्जिन लाइन्स ड्रा करना स्टार्ट कर दी। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे इस बारे में बहुत बहस करते हैं कि मैम पेपर में इतना टाइम नहीं होता, मार्जिन लाइन्स ड्रा करें। होता है भाई, होता है। अगर आप एमसीक्यूज़ को टाइम पे सॉल्व कर लें, 2 से 3 मिनट अपने वहाँ से बचा के मार्जिन लाइन्स ड्रा करें। मार्जिन लाइन्स ड्रा करने के लिए आपने डबल कटिंग मार्कर यूज़ करना है। उसको किस तरह कट करते हैं उसकी डिटेल से वीडियो चैनल पे मौजूद है। मैं खड़े खड़े बिल्कुल थक गई हूँ। खैर, क्या बता रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इस तरह सारी मार्जिन लाइन्स आसानी से ड्रॉ कर ली। अब मेरे पास पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना टाइम होता कि मैं एमसीक्यूज़ को फटाफट एमसीक्यूज़ को आपने आराम से सॉल्व करने, लेकिन जब मैं एक दफ़ा सॉल्व कर लेती मेरे पास तकरीबन 4 से 5 मिनट बचते, मैं उसमें मार्जिन लाइन्स भी ड्रा कर लेती और पेपर का जो फर्स्ट पेज है उसको भी रेडी कर लेती। फर्स्ट पेज किस तरह का होना चाहिए पेपर का, उसकी एक वीडियो मौजूद है, दूसरी मैंने भी अपलोड करनी है। अच्छा, पेपर सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन पेपर को एक दफ़ा सारा लाजमी रीड करना है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है। असल में जो स्टूडेंट स्कूल के बहुत ज़्यादा पेपर्स दे के आते हैं ना, उनको बोर्ड का पेपर बहुत आसान लगता है, क्योंकि स्कूल में उनको कोई चॉइस भी नहीं मिलती और वो काफ़ी मुश्किल चीज़ें सॉल्व करके आ रहे होते हैं। जबकि जो बोर्ड का पेपर होता है वो स्कूल के पेपर के मुकाबले में काफ़ी आसान भी होता है और उसमें चॉइस भी ज़्यादा होती है। और एक दफ़ा जब आप एक सवाल को पढ़ते हैं, अगर आपके माइंड में उसका क्वेश्चन ही ना आ रहा, तो हो सकता है अगले ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने से आपके जहन में पिछले सवाल का आंसर आ जाए। इसलिए आपने पूरे एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर को लाजमी रीड करना है। अब पेपर में आपने पहले वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही करने हैं ना जो आपको बिल्कुल सही आते हों। लाइक अगर टोटल 9 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने 6 सॉल्व करने हैं, तो फर्स्ट 6 नहीं करने बैठ जाने, वो करने जो आपको आते हैं। बेशक वो क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 8 हो, आपने उसको नहीं देखना, आपने अरेंजमेंट को नहीं देखना, आपको जो पहले आता है वो पहले कर दें, ठीक है। पहले आपने हमेशा वो क्वेश्चन किए जो आपको आते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपने लाजमी करना एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कम से कम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी है। स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चंस करके आ रहे होते हैं और घर आके बताते हैं हमारा सारा पेपर ठीक है। देखें, अगर आप पूरे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ही ठीक हों। आपके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो ठीक होने चाहिए। अगर उसमें से कोई गलत हुआ तो एग्जामिनर चेकर जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक करेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समटाइम्स क्या होते हैं, जो चेकर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते कि वो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी चेक कर लें, वो उनके मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन समटाइम्स वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चेक कर लेते हैं। तो आपने कोई रिस्क नहीं लेना, आपने फर्स्ट 6 बिल्कुल ठीक करने हैं, बाद में आपने एक एक्स्ट्रा कर लेना। इस तरह सबके एक्स्ट्रा हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ना करें, उसमें इतना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास है टाइम फिर कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके एक्स्ट्रा चेक करेंगे या नहीं करेंगे, वो अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें। लेकिन एक्स्ट्रा आपने सिर्फ एक करना है। तो इस तरह आपने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। आपने इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना। अब मैं आपको ज़रा चीटिंग के बारे में बताती हूँ कि बोर्ड के पेपर में चीटिंग होती है कि नहीं होती। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है,
चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जिस पेपर में, जिस एग्जामिनेशन हॉल में मैं बैठती थी, वहाँ पे दूर दूर तक चीटिंग का नाम नहीं था। जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकलती, पेपर दे के मेरी दोस्तें भागी हुई आ रही होती और वो मुझे बताती कि हमने ये भी पूछा, ये भी किया, वो भी किया। यानी कि ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि वहाँ आपको कोई बताने बैठ जाए या कोई एग्जामिनर या चेकर आपको बताने के लिए बैठ जाए, लेकिन आपने चीटिंग पे नहीं जाना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको सारा कुछ छा के बताना शुरू कर दें। मेरे साथ तो कभी ये सीन नहीं हो, यहाँ तक कि मुझे कुछ पूछना भी पड़ जाए ना, तो मेरी तो सही बात है ऐसी हालत वहाँ पे ख़राब हुई होती थी कि मैं किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आपने कभी भी किसी से MCQs की चीटिंग नहीं करनी। इसकी रीज़न क्या है कि MCQs वो शफल करके देते हैं। लाइक अगर मेरा MCQs, दूसरा MCQs मेरा कुछ और होगा और जो मेरे साथ या मेरे सामने बैठा होगा उसका कुछ और होगा, यानी कि वो MCQs आगे पीछे कर देते हैं। तो मुझे इस बात का कब पता चला था, जब मैंने 9th के सारे पेपर सॉल्व कर लिए थे। लास्ट पेपर में मुझे पता चला था कि ये सीन था, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की। मैं इस मामले में बहुत डरपोक हूँ, चीटिंग वगैरह के मामले में। तो आपने वहाँ एक तो चीटिंग नहीं करनी, अगर आप पकड़े जाएंगे तो बहुत स्यापा हो जाएगा और हो सकता है आपका पेपर भी कैंसिल हो जाए। और एक अहम बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसकी आपको सिर्फ थोड़ी सी बात का पता ना, आप उसी को लिख दें। लिखना आपने हर चीज़ से, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको सॉल्व करना ही करना है। मेरा खुद एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मेरी फर्स्ट ईयर में मुझे बायो का एक सवाल नहीं आता था, मैंने सॉल्व कर दिया, बस एक उसकी हल्की सी बात का पता था और वो पता नहीं कौन सा नेक एग्जामिनर था जिसने मेरा क्वेश्चन ठीक कर दिया। तो आपने लिखना लाजमी है, अगर आपको एक सवाल की थोड़ी सी भी बात का पता है ना, आपने वो लिख देनी है। यानी कि अपनी तरफ से वो आपका इम्तिहान है, जो पूरे साल आपने तैयारी की है ना, उसका रिजल्ट है वो। तो आपने वहाँ पे कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोशिश करनी है उसको सॉल्व करने की, किसी तरह आप उसको हल कर दें। बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता फिर भी अपने से कोई बात लिखाएं, कुछ नहीं होता। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं बैठा जो आपका गला दबा देगा। जब चेकर के पास आपका पेपर जाएगा, हो सकता है चेकर की आंखें बंद हो जाए, आंखें बंद करके आपका चेक कर दे, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन आपने अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। इस तरह आपने सारा पेपर कर लिया। अब पेपर में हो सकता है आपके पास पेपर करने के बाद, ख़ासतौर पे इंग्लिश के पेपर्स में थोड़ा सा टाइम बच जाता है, आपने उस टाइम को स्पेंड करना है, पेपर रख के नहीं चले जाना। आपने अपने पेपर को बार बार रीड करना है और रीड करते हुए आपने अपने जहन में ये बात सोचनी है कि पेपर उस शख्स का है। अपने जहन में किसी भी शख्स को इमेजिन कर लें जिससे आपको थोड़ी बहुत नफ़रत टाइप है, वैसे नफ़रत तो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसको आप इतना पसंद नहीं करते, इतना लाइक नहीं करते, आप समझेंगे उसका पेपर है और जब आप उसको चेक करेंगे तो आप ज़्यादा मिस्टेक्स निकालेंगे। ये ट्रिक मैं अपने पे भी करती थी, जो मुझे इंसान नहीं अच्छा लगता मैंने समझा उसका पेपर है, फिर ऐसे मिस्टेक्स निकलती थी। तो आपने पेपर में मिस्टेक्स निकालनी है, लेकिन आपने ऊपर क्रॉस करके मिस्टेक्स नहीं निकालनी। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, पेपर में ज़्यादा गलतियाँ नहीं करनी। कहीं भी कोई चीज़ मिस हो गई है उसको फटाफट लिख दें, एस वगैरह या स्पेलिंग मिस्टेक है उसको लिख दें, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी। उसके बाद आपका पेपर सॉल्व हो चुका है, आपने दुआएं शायद पढ़ के फूके मारनी है और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ये पेपर मैंने अपनी तरफ से कर लिया है, अभी आपकी अमानत है, अब आपने इसकी हिफाजत करनी है। ऐसे चेकर के पास भेजना है जो इसको ईमानदारी से चेक करे, सही चीज़ों को भी गलत ना करे। ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड का एक क्वेश्चन 8 नंबर का सारा चेकर ने गलत किया हुआ था और रिचेकिंग में वो ठीक नहीं हुआ। तो आपने अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करनी है। लेकिन मोस्टली ये भी होता है कि चेकर आपकी गलत चीज़ को भी सही कर देता है, तो ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत और एफर्ट्स पे भी डिपेंड करता है। तो आपने सारा मामला अल्लाह पे छोड़ के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल आना है। अब बाहर आके आपने फरे शरे नहीं मारनी, मैंने इतना पेपर सॉल्व किया, ये किया, वो किया। देखिए नज़र भी लग जाती है, चुप करके बैठ जाएं और कोई भी आपसे पूछे आपका पेपर कैसा हुआ है, आपने कहना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर अच्छा हुआ है। ज़्यादा ये नहीं कहना मेरे इतने मार्क्स आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, ज़्यादा आपने हाइपर नहीं हो जाना। अब आप अल्लाह ताला पे छोड़ रही हैं, उसका मामला है कि वो आपका पेपर किस तरह चेक करता है। मेरी इतनी फ्रेंड्स थी जो पेपर बहुत अच्छा करके आती हैं लेकिन रिज़ल्ट उनका उस हिसाब से नहीं आता। तो आप बस अल्लाह ताला पे वो मामला छोड़ दें और दुआओं में भी एक दूसरे को याद रखें, अपने फ्रेंड के लिए दुआ करें, अपने आप के लिए दुआ करें कि हमें जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो अच्छा मिले। अब पेपर दे के आप लोग आ गए हैं, घर आके रिलैक्स हो जाएं, थोड़ी देर आराम करें और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की है, तकरीबन 1 हफ्ते से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और एग्ज़ाम्स की अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।